Friends, so today we shall continue. लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था माइनर, और हमने डिस्कस किया था धर्मदास घोष का केस, राइट। कैसे उन्होंने 20,000 रुपया लेकर जज साहब को कहा कि ये मॉर्गेज को कैंसिल कर दीजिए। चलिए, तो क्या था? इट वॉज हेल्ड दैट मॉर्गेज बाय माइनर वॉज वॉइड and B was not entitled to repayment of money. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तुम्हें यही सजा मिलेगा, जाओ पैसा नहीं देगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तुमने माइनर को दे दिया, समझ लो चलो अच्छा काम किया, बच्चा का हेल्प किया तुमने, यही समझ लो। इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 दैट अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पर तो है माइनर। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी वायलेट करे तो हम जज के पास जाके बोले कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराइए। तो जिस व्यक्ति ने 20,000 रुपया माइनर को दिया था, वो जज को कहेगा कि जज साहब प्लीज मुझे मेरे 20,000 रुपया दिलाइए। जज कहेगा कि भाई मैं कैसे दिलाऊं? अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैं अपना जज वाला पावर यूज कर पाऊंगा, बट यहां तो कॉन्ट्रैक्ट है जीरो, तो एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो। तो बेटा मैं कैसे डायरेक्शन दूं कि तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दे? तो ये मेरा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। मैं भले ही जज हूं, बट मैं नहीं बोल सकता हूं इसे, कुछ मेरे पावर के खिलाफ है, क्योंकि जज को भी पावर मिलता है एज पर द लॉ। लॉ से ही चलना है। तो बोलते हैं ना, कानून अंधा है, तो एज पर द कानून मैं नहीं बोल सकता हूं। तो कोई बात नहीं। आइए, अब एक पॉइंट नंबर 2 है, माइनर का ही बात चल रहा है। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब पहले समझना होगा, समझाते हैं। जब मैं माइनर था, जब मैं छोटा बच्चा था, तब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। मैं बिलो 18 था, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। मैं बिलो 18 था, ठीक है। तो मैं बिलो 18 था, तो मैं 17 ईयर्स का था। आज मैं 18 ईयर्स का हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बनाया था, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, आज मैं 18 ईयर्स का हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई करता हूं। मतलब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस से अपना स्वीकृति देता हूं। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को मैं वापस से अपना स्वीकृति देता हूं कि हाँ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि चलो उस समय तो मैं माइनर था, तो ये हो सकता है ये गलत था, बट आज मैं मेजर हूं, तो मैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को आज मैं इसे रैटिफाई करता हूं। तो आज से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। दोस्त, आपको याद होगा मैंने बार बार एक शब्द, एक ये जीरो का यूज किया था। तो जिस समय ये जीरो था, आज मैं उसे बनाना चाहता हूं हीरो। तो भैया एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो। तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जीरो है, फ्रॉम द बिगनिंग जीरो है, जीरो को आप कैसे एनफोर्स कराओगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये जीरो है, इसका तुम बात ही नहीं सुनेंगे। आप एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो सोचा भी जा सकता है, ठीक है, बट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इसके एक्सचेंज में क्या होगा? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इसके एक्सचेंज में बनाएंगे तो क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। आइए एक एक करके समझते हैं। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। कि अब मैं मेजर हो गया और मैं वो पुराना अग्रीमेंट को रेटिफाई करना चाहता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो?
क्योंकि द ओरिजिनल अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। पहले जो अग्रीमेंट बेटे बनाए थे उसका वैल्यू है जीरो, एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो, एंड वॉइड अग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। जिसका अस्तित्व को ही हमने मिटा दिया, जैसे हमने राख कर दिया, ऐश। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को बर्निंग घाट में बर्न कर दिया तो ये बन गया ऐश। क्या ऐश से वापस आप ह्यूमन बॉडी बना सकते हो? क्या इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो? ऐश बन गया भाई, ये वॉइड एब इनिशियो ऐश है, मट्टी है। मट्टी को मैं वापस से, भले ही आज तुम 18 साल के हो गए हो, आज मेरे नज़र में तुम मेजॉरिटी हो, बट बेटे इसको तो हमने पहले ही ऐश में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐश से ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो भूल जाओ, वो तो मट्टी हो चुका है, ऐश हो चुका है, राख हो चुका है। तो राख से वापस से इंसान नहीं बनाया जा सकता है। तो ये है पॉइंट। एग्जाम्पल, X, a minor, makes a promissory note in the name of Y. On attaining majority, he cannot ratify it. जो वही राख से वापस इंसान कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। तो माइनॉरिटी में उसने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। प्रॉमिसरी नोट बनाने का मतलब यह है कि जैसे होता है ना कि मैंने तुमसे एक साइकिल खरीद लिया और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे, कि मैं 10,000 रुपया तुम्हें दूंगा। तो ये साइकिल का जो ट्रांजैक्शन है, साइकिल खरीदा और 10,000 रुपया देने का वादा किया, तो यहाँ तो चलो वैलिड नहीं है क्योंकि ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है, ये माइनर है, वैलिड नहीं है। बट यहाँ पर माइनर का नियत अच्छा है। माइनर बोल रहा कि अब मैं मेजर हो गया हूँ, मैं उसी को रेटिफाई कर देता हूँ। तो कानून बोलता नहीं भैया ये खेल नहीं है, ठीक है, ये आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऐश है। एंड इफ ही कैनॉट, देखो एक तो पॉइंट नंबर 1 है, ही कैनॉट रेटिफाई इट, ये तो आप समझ चुके हो। अब क्या बोल रहा है? एंड इफ ही मेक्स अ न्यू प्रॉमिसरी नोट। अब बात हो रहा है नया प्रॉमिसरी नोट बनाएगा। तो दोस्त ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात अभी हम करने वाले हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नया प्रॉमिसरी नोट, नया अभी याद करिएगा, कंसीडरेशन का चैप्टर हमने अभी जस्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले। कंसीडरेशन में कहा गया था ए और बी, ए बी को कुछ देगा और बी ए को कुछ देगा। देना लेना अगर है तो माना जाएगा। अब यहां ए जो था वो माइनर था, अब वो मेजर हो गया है। अब वो दोस्त एक नया प्रॉमिसरी नोट बना के बी को देना चाहता है। तो ए दे रहा है बी को एक प्रॉमिस, मगर क्या बी ए को कुछ नया प्रॉमिस दे रहा है? नहीं, बी तो कुछ ए को कुछ दे ही नहीं रहा है, राइट। ये तो ए है जो कुछ नया प्रॉमिसरी नोट का बात कर रहा है। बी तो साइकिल पहले ही दे चुका है, और वो जो पहले जो बी साइकिल दिया था वो ए को नहीं दिया था, वो ए जब माइनर था तब दिया था। अब ये ए मेजर हो गया है, तो मेजर वाला ए और माइनर वाला ए दो अलग व्यक्ति है मेरे दोस्त। उस दो व्यक्ति अलग है। मेजर होने से आपका अस्तित्व जागृत हुआ, तो माइनर वाला और मेजर वाला को आप दोनों को मर्ज मत करिए, आप मर्ज नहीं कर सकोगे। वापस से समझाता हूं, मैं वापस से समझाता हूं। ये ए जो माइनर है, इसने उस समय प्रॉमिसरी नोट दिया, तो ये तो चलो अब वापस ये मेजर बनने के बाद वापस से एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, ए मेजर बन गया है। तो ए तो प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, मगर क्या बी इसे कुछ दे रहा है नया में? बी तो ऑलरेडी साइकिल दे चुका है, पहले दे चुका है। तो इस नए वाले प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि पुराना वाला तो राख बन चुका है, पुराना वाला प्रॉमिसरी नोट का तो वॉइड एब इनिशियो, उसका तो हम बात ही नहीं करेंगे भाई।
वो तो माइनर ने बनाया या तुमने माइनर के साथ बनाया, वो तो बेनिफिट माइनर को मिल गया। अब नया वाला जो प्रॉमिसरी नोट बना रहे हो, ए जो प्रॉमिसरी नोट नया वाला बना रहा, न्यू नोट, उस न्यू नोट में ए बी को कुछ दे रहा है, तो नया बात करेंगे, पुराना बात हम जानते ही नहीं है, गजनी हो गए, मेरा मेमोरी उड़ गया है पुराना वाला। तो ए बी को कुछ दे रहा है, बट क्या बी ए को दोबारा से साइकिल देगा? क्या बी दोबारा से बी को साइकिल, क्या बी दोबारा से ए को साइकिल देगा? नहीं देगा। तो अब भैया कंसिडरेशन का फंडा जब हम लगाएंगे तो ए बी को कुछ दे रहा है, मगर बी तो ए को कुछ भी नहीं दे रहा है। तो वापस से देखा जाए तो ड्यू टू वांट ऑफ कंसिडरेशन ये प्रॉमिसरी नोट भी गलत हो जाएगा, यही समझना था। सो इफ ही मेक्स अ न्यू प्रॉमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, हियर द न्यू प्रॉमिसरी नोट which he executed after attaining majority is also void, being without consideration। ये promissory note void हो गया है क्योंकि इसमें भी कंसिडरेशन सामने वाले से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं सामने वाला तो साइकिल दे दिया था। अरे भैया कब दिया था? जब वो माइनर था। तो माइनर था, अब वो मेजर है, तो मिक्स मत करो। तो ये बात समझ में आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप कि आप समझ चुके हो। ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। चलिए अब एक तीसरा पॉइंट, माइनर छोटा बच्चा है, इसको पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो माइनर को फ़ायदा देना है। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। छोटा बच्चा का ध्यान तो रखना पड़ेगा, छोटा बच्चा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि माइनर कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो आपने कहा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो माइनर बेनिफिट कैसे लेगा? अरे भाई माइनर में ये कहाँ कहा कि मैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जबरदस्ती सोच लिया। माइनर को किसी और के कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट मिल सकता है, ये बोल रहा है भाई यहां पर। माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, शुरू से ही कह दिया गया कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। मगर माइनर को किसी और व्यक्ति, उसके चाचा जी, उसके मामा जी, उसके ताऊ जी, उसके फूफा जी, उसके मम्मी, उसके पापा, कोई और कॉन्ट्रैक्ट करे और माइनर को बेनिफिशियरी बनाना चाहे कि माइनर माइनर तो चिंता मत कर, तुम्हें फायदा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं और इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिख दिया है कि मेरे बेटे को ये फायदा मिलना चाहिए, तो मिलेगा भाई तुम्हें। तो माइनर को बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है। आइए पढ़ते हैं, थोड़ा एसी चलाइएगा। दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपको समझ में आ चुका है। नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो माइनर को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम मेकिंग, फ्रॉम मेकिंग, मैं रुक रहा हूं यहां पर, मैं रुक रहा हूं। ये लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझाना चाहता हूं फिर से। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस से हम बंध जाते हैं। बंध जाने का मतलब होता है बाउंड या बाइंड। वी आर बाइंडिंग, बोलते हैं ना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बंध गए हैं, या आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स। तो माइनर को भैया कोई उसके जबान से बांध नहीं सकता, क्योंकि माइनर तो भैया बच्चा है, तो माइनर को बांध नहीं सकते हो तुम, बच्चा है वो। ठीक है भाई, माइनर तो कोई प्रॉमिस नहीं करेगा, माइनर का कोई प्रॉमिस वैलिड नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ गया। बट एक बात बताओ, एक बात बताओ, माइनर गिव्स प्रॉमिस, माइनर गिव्स प्रॉमिस, तो ये बोलते हैं कि गलत है, ठीक है, ओके। समवन
ये समवन मेजर है, ठीक है, गिव्स प्रॉमिस टू माइनर, तो ये तो सही है, माइनर किसी को वादा नहीं करेगा, बट अगर कोई और माइनर को वादा कर रहा है तो उसमें कोई शिकायत है क्या आपको? नहीं जी, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो यही बात है। तो इसी को अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं, वापस से पढ़ूंगा मैं, ध्यान लगा के देखिए। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में होता है बाउंडेशंस। दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor। other party bound to the minor मतलब अदर पार्टी माइनर को वचन दे रहा है कि भाई ये मैं करूंगा, मैं निभाऊंगा। 10 a promissory note duly executed in favor of a minor। promissory note कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है माइनर के फेवर में, इज नॉट वॉइड। क्यों होगा वॉइड? माइनर को फायदा मिल रहा है तो वॉइड क्यों होगा भाई? माइनर को तो फायदा मिलना चाहिए। एंड कैन बी स्यूड अपॉन बाय हिम, माइनर केस कर सकता है, बिकॉज ही दो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मे येट एक्सेप्ट अ बेनिफिट। फायदा का कोई बात माइनर का हो रहा है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस दे सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना मुश्किल हो जाता है, बट यहां एक्सेप्टेंस दे दिया माइनर ने, बोला हाँ हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर एक्सेप्ट कर लेता है, ये ऐसा एक एग्जाम्पल आपको अच्छे तरह से पता है, ये होता है दोस्त पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या है, माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनता है, माइनर का हैसियत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। मगर अगर सारे पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स बोले कि माइनर को ले लो, बेनिफिट दे देंगे हम लोग, ठीक है, अरे अपना दोस्त का बेटा है, जो स्वर्गवासी दोस्त जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, उसका बेटा है, अपने को ध्यान देना है, तो चलो उसको 10% का पार्टनर ले लो भाई, तो बेनिफिट देंगे हम लोग। तो ऐसा हो सकता है। A mortgage was executed in favor of a minor, held he can get a decree for the enforcement of the mortgage। डिक्री कोर्ट का ऑर्डर है, उसे कहते हैं डिक्री, ठीक है, पर शायद गुजराती लैंग्वेज में भी डिकरा और डिक्री कहते हैं, वो शायद कुछ और है। तो भाई पता नहीं ये इंग्लिश लैंग्वेज इतना फनी है या क्या है, समझ में नहीं आता है। चलिए ये तो बात हो गया पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 4, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड माइनॉरिटी मतलब वो हमेशा जज को जाके सीधा एक ही चीज कहेगा, जज साहब मैं बच्चा हूं, और जज उसके बात को सुनेगा और मानेगा। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप्ड टू डू सो। माइनर को कोई नहीं रोकेगा, इवन वेयर ही हैज टेकन एनी लोन। अरे बाबा माइनर, बेटे माइनर 5 लाख रुपया ले लिए, हाँ, और अब आके जज के सामने बोलते जज साहब मैंने 5 लाख रुपया ले लिया बट नहीं दूंगा नहीं दूंगा। जज साहब, ओ जज साहब मैं हूं माइनर, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अरे यार बड़ा खुश हो रखा है ना भाई, खुश तो होगा ही, 5 लाख रुपया मिल गया है, लोन ले लिया है, अब जब चुकाने की बारी आई तो जाके कोर्ट में खड़ा होकर बोलता जज साहब आई एम माइनर। सो जज साहब बोलेगा बेटे, जिसने लोन दिया उसे कहेगा बेटे तुमने एक माइनर सी गलती कर दी, तुमने एज क्यों नहीं देखा इसका लोन देने से पहले। अब क्योंकि तुमने एज नहीं देखा
ये लड़का बड़ा समझदार है, तुमसे पैसे ले लिया है और अब आके कह रहा है मैं हूं माइनर, माइनर, मैं हूं माइनर, माइनर, आई एम माइनर, will not give you the money because I am minor। तो भैया माइनर हूं मैं, पैसा वापस नहीं दूंगा। लोन ले लिया है और लोन लेने के बाद जाके कह रहा है कि मैं हूं माइनर। तो देखो ये मजा तो करेगा भाई। तो गलती किसकी है? लोन देने वाले की गलती है। अरे भाई किसे पैसा दे डाला? तुम्हें चेक तो करना चाहिए था, तुमने चेक नहीं किया, माइनर को पैसे दे दिए। भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, सो और एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं? माइनर ने फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया कि वो बड़ा है। अरे सर ये तो माइनर बड़ा फ्रॉड वाला काम कर रहा है, माइनर होने का फायदा उठा रहा है। तो भैया उठा रहा है तो उठा रहा है। तुम्हारी मती कहाँ मारी गई थी? च्यवनप्राश खाओ। माइनर को पैसे दे दिए। रूल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। जैसे होता ना कि याद करो मैंने कहा था आपको, महाराजा ने नंदिता का पैसा ले रखा था और नंदिता को बोल दिया हाँ हाँ रश्मि से मुझे पैसा मिला है, तुम्हारा पैसा मेरे पास है। और बाद में महाराजा बोलता नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, कोई तुम्हारा पैसा मेरे पास नहीं है। तो इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल। एक बार जो तूने कह दिया उसके बाद तू पीछे नहीं हट सकता, तो इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल। तो अब माइनर ने एक बार कह दिया कि मैं हूं मेजर, तो अब तू पीछे नहीं हट सकता, अब तो तू मेजर ही है। इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल। बट रूल ऑफ एस्टॉपल भी नहीं लगाया जा सकता है, माइनर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? बेनिफिट दिया जा रहा है कि माइनर के साथ अगर कोई छल हो जाए, राइट, माइनर के साथ कोई छल हो जाए, अगर हम ऐसा रूल बना दें कि चलो जज साहब इसने कहा था कि ये मेजर है, तो हो सकता है इस रूल का दुरुपयोग हो जाए। बहुत सारे केसेस आए इस अदालत में जहां 14 साल का बच्चा, क्योंकि कानून अंधा है, 14 इयर्स, और बोल रहा है कि देखो जज साहब इसने कहा था कि मैं 18 इयर्स का हूं और सर ये देखिए 3 गवाह पेश करना चाहता हूं। तुमने सुना था? हाँ जज साहब मैंने सुना था। तो भैया ऐसा हो जाएगा कि 8 साल का बच्चा के खिलाफ भी केस हो जाएगा और 4 क्या 40 गवाह खड़े हो जाएंगे कि ये 8 साल का बच्चा ने कहा था कि मैं मेजर हूं। अरे भाई तेरी मती मारी गई, तेरे को दिख नहीं रहा है कि 8 साल का है? तो जज साहब मुझे क्या पता, इसने कहा कि मैं 18 का हूं तो मैंने मान लिया। तो इसीलिए एस्टॉपल का भी रूल को हटा दिया गया कि भाई वो मेजर बोला, उसने क्या कहा उसको भी हम ध्यान नहीं देंगे। इट मीन्स he can be allowed to plea his minority in defense। इन डिफेंस, जज साहब मैं तो बच्चा हूं, मुझे क्या पता। बस ये इतना बोलने से उसका काम उसके फेवर में हो जाएगा सब कुछ। आइए पॉइंट नंबर 5 करते हैं, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भाई अब माइनर को कुछ सामान का दरकार है, मैं सामान सप्लाई करता हूँ और अगर माइनर आके कह दे कि मैं तो माइनर हूँ, तो भाई हो सकता है पैसा ही नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर कुछ नेसेसरी आइटम दे रहा हूँ मैं, तो पहले तो नेसेसरी आइटम को समझना होगा, कौन सा आइटम नेसेसरी है। अब कोई मैं 2 लाख रुपये का घड़ी, जहाँ कर मुझे मिला 20% कमीशन, महंगा घड़ी है, 20% कमीशन के लालच में मैंने माइनर को ये घड़ी सप्लाई कर दिया और कहा जज साहब उसे घड़ी की सख्त आवश्यकता थी, तो ये नेसेसरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेसेसरी में क्या आएगा? जज साहब इसके ट्यूशन के फीस देने थे मुझे, बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स के टीचर ने कहा था। तो ये जितने भी नेसेसरी बुक्स, ये नेसेसरी आइटम आप दे रहे हो तो कोई एतराज़ नहीं है।
तो ये है लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। द केस ऑफ नेसेसरीज supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support. The case of necessary supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support. माइनर भी हो सकता है कि भाई उसके भी कुछ छोटे भाई बहन हो, या कुछ है कि भाई अब तो तुम ही हो, तुम्हारे पिताजी माताजी एक्सीडेंट में मर गए, एक बूढ़ी दादी है जो अपना कुछ कर नहीं सकती है, तो भाई तुम्हें ही देखभाल करना है। तो अगर कुछ नेसेसरी सप्लाई हो रहा है, माइनर को हो रहा है या कोई और व्यक्ति को हो रहा है, अदर पर्सन टू होम सच माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। अब आप बोलो कि सर माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट कैसे हो गया? माइनर को तुम बाउंड नहीं कर सकते। कुछ ऐसा रिश्ता है जहां आप माइनर को ये बोला जाता है, माइनर तुम्हारे पास एस्टेट है, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा ने ये छोड़ कर गए, ये जमीन जायदाद तुम्हारा है। तो इस जायदाद से, इस प्रॉपर्टी से कुछ पैसा निकाल के सब कुछ तुम्हारे नाम पे आ गया है, बट उस बूढ़ी दादी को तुम्हें सपोर्ट करना है, तो तुम्हारे इस प्रॉपर्टी से उनका दवाई का खर्चा भी निकलेगा। तो इसका मतलब है माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessary supply to a minor is enforceable by law. एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब मैं जज को जाके बोल सकता हूँ कि भैया नेसेसरीज दिया था, इसका पैसा मुझे प्लीज दिला दीजिए। ऐसा नहीं हो कि वो बोले मैं तो माइनर हूं, मैं तो कुछ नहीं देता। बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस। सर अभी तो आप बोलते दे सकता है और फिर यहाँ लिखा हुआ है माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस। ये क्या हो क्या रहा है सर? अरे भाई पूरा तो पढ़ते नहीं हो आप लोग, यही होता है, पूरा पढ़ते नहीं हो, बस इतना पढ़ के फिर आप लोग को लगता है ये बुक में जो लिखा है ना कंफ्यूजिंग है, बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता। पूरा पढ़ोगे पेशेंस के साथ तो सब समझ में आएगा। बट अ माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही में प्रॉमिस। कहने का मतलब है माइनर कैन नॉट गिव प्रॉमिस। ये मैंने लिखाया था आपको, माइनर को कोई प्रॉमिस देता तो ठीक है, क्योंकि माइनर बच्चा है। एक बच्चे को आप 2 रुपये का घड़ी या 20,000 का घड़ी या 2,000 का घड़ी, और बच्चे को बोलते बच्चा बच्चा ये तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा घड़ी लाया है, इसका कीमत है 20,000 रुपया। चलो तुम चचा जान को वादा करो कि तुम चचा जान को 20,000 रुपया दोगे। हाँ चचा जान मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 20,000 रुपया आप ले लीजिए। तो ये प्रॉमिस आप माइनर से करवा रहे हो, ये इनवैलिड है। माइनर इज नॉट लायबल कि आपने माइनर से प्रॉमिस करवा लिया और उसके एस्टेट से 20,000 रुपया निकाल लिया, आप चोर कहलाओगे। एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज। एक तो माइनर से प्रॉमिस नहीं करा सकते हो, बट जो भी उसका नेसेसरीज जो आप सप्लाई किए उसका वैल्यू से ज़्यादा भी नहीं ले सकते हो। देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर। और माइनर का कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपने माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर भी दिया तो भी माइनर को आप पकड़ नहीं सकते हो, उसको अरेस्ट नहीं कर लोगे कि अरे भैया तुमसे मुझे पैसा पावना है, चल, कुछ नहीं कर सकते हो। माइनर का पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। माइनर से आपको पैसा लेना है तो ठीक है, वो पैसे कहाँ से मिलेंगे मैं बता रहा हूँ। माइनर को आप हैरेस नहीं कर सकते हो, वो पैसा आपको लेना है तो कहाँ से मिलेगा? माइनर के हाथ में जो प्रॉपर्टी है, माइनर का हिस्सा का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से आप अपना पैसा ले सकते हो। सो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं। The contract must be for the goods reasonably necessary for his support in the station in life. The minor must not have already a sufficient supply of these necessaries. माइनर के पास ऑलरेडी 10 शर्ट है, फिर भी आप और 10 शर्ट ला के दे रहे हो, तो ये गलत काम कर रहे हो। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने कमीशन के लालच में उसे सप्लाई कर रहे हो। नेसेसरीज मीन्स those things
दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय द माइनर, जो एकदम दरकार की आवश्यकता की समान। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। नेसेसरीज एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग्स। अब नेसेसरीज क्या है? एज रीजनेबल पर्सन्स वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट, इन्फेंट अगर एकदम छोटा बच्चा हो, इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच इन्फेंट बिलोंग्स। अब एक राजा महाराजा का घर का है तो भैया उसको तो उस हिसाब से होगा, जिस क्लास में वो बिलोंग करता है उस क्लास के हिसाब से। एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन, ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज। ये क्यों लिख रहा है पता? फ्यूनरल सेरेमनीज, कभी कभी ऐसा होता है अचानक में माँ बाप मर गए, छोटा बच्चा रह गया, तो अब वो बच्चे को तो कुछ नहीं पता है, बट बच्चे के रिश्तेदार जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो ये जितना भी ये फ्यूनरल सेरेमनीज ये सब का खर्चा है, क्योंकि सारा जायदाद माइनर के हाथ में, तो उसके जायदाद से वो पैसा लिया जा सकता है। कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरीज। हमारा देश बहुत कस्टम्स एंड ट्रेडिशन का देश है। फ्यूनरल सेरेमनीज में भी हो सकता है बहुत कुछ लेना देना होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है। क्योंकि फ्यूनरल सेरेमनीज में भी समझ लो कि भाई वो बहुत प्रिंसली है, राजा है या जो भी है, तो भाई बहन बेटी को देना है, ये तो नेग है या ये शगुन है या अपशगुन है, बहुत कुछ होता है भाई। हमारे कस्टम ट्रेडिशंस बहुत है, बहुत कुछ है जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि फ्यूनरल सेरेमनीज के भी जो खर्चे हैं वो भी नेसेसरीज है। द होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन द माइनर स्टेटस इन लाइफ। माइनर का क्या स्टेटस है, उसके स्टेटस के हिसाब से जो भी खर्चा हुआ है उसके परिवार वालों का माइनर के एस्टेट से निकाल दिया जाए। यूटिलिटी रैदर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरिया, कि भाई ये तो यूटिलिटी का बात है, इसको सजावट के लिए नहीं। ये कमाल का बात है कि ये सजावट के लिए नहीं कर रहे हैं हम सीधा सीधी यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, डेकोरेशन के लिए नहीं, यूटिलिटी के लिए। अब यूटिलिटी एंड डेकोरेशन को अगर समझाना हो, जैसे एक वार्डरोब है, माइनर के सारे सामान इसमें रखने हैं हमें, अंदर में, तो ये यूटिलिटी का है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे नहीं इसमें सिल्वर का और गोल्ड का नॉब लगवाएंगे, तो ये ऑर्नामेंटल काम हो गया। एक बच्चा, छोटा बच्चा को गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं पता है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, ये काम बस ध्यान दे देना आप लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार एनफोर्सिएबल। अब माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, माइनर के बिहाफ में उसके गार्जियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या ये एनफोर्सेबल है? आइए समझते हैं। दो अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, his guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf, where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of the minor. There will be valid contract which the minor can enforce. तो यहाँ तो सब माइनर के फ़ायदा के लिए हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। But all contracts made by guardian on behalf of minor are not valid. अब कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड नहीं होंगे, बट कौन से कॉन्ट्रैक्ट सर? फॉर इंस्टेंस, द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज़ नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद का कुछ खरीदने का, माइनर को हम बाउंड नहीं कर सकते। माइनर बच्चा है, लैंड ये सब एक बहुत हाई कॉस्टली आइटम होता है, तो इस पे आप माइनर को बाउंड नहीं करोगे। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन, अरे बाबा सर्टिफाइड, ये गार्जियन भी है, सर्टिफाइड है। अब सर्टिफाइड गार्जियन का मतलब क्या होता है? जज जो है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है गार्जियन, कोर्ट को अपने अपॉइंट किए हुए गार्जियन पे पूरा भरोसा है, ठीक है।
सर्टिफाइड गार्जियन ऑफ अ माइनर विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। अदालत जो है, अदालत से पहले ही पूछ लिया कि जज साहब ये इतना पैसा है और ये कुछ काम हम करने का सोच रहे हैं फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। ये माइनर का प्रॉपर्टी है, इसको अगर हम नहीं बेचेंगे तो वैसे भी खंडर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा जज साहब, तो ये हम करना चाह रहे हैं। जज साहब देख लीजिए कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जज को भी लगा हाँ ओके इट्स ओके फाइन, कर सकते हो तो कर लो। मे बी एनफोर्स बाय ईदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर के बिहाफ में सर्टिफाइड गार्जियन ने कुछ प्रॉपर्टी सेल करने का कुछ सोचा, तो ये हो सकता है। पर ध्यान दीजिएगा यहां लिखा है फॉर द सेल, ठीक है, और यहां लिखा है फॉर परचेज। तो परचेज का हक तो शायद सर्टिफाइड गार्जियन को भी नहीं दिया जा रहा। चलिए, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। A minor's agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, ठीक है। बट माइनर का जब अग्रीमेंट एकदम वॉइड है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब माइनर तुम्हें ये काम, तुमने जो प्रॉमिस किया था, तुम्हें इस प्रॉमिस को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसा माइनर के केस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। नो insolvency। A minor cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting debts and dues, as he is incapable of contracting debts। माइनर के पास कर्जा कैसे आ गया भाई, आ ही नहीं सकता। तो भाई जब कर्जा ही नहीं है तो इंसॉल्वेंट कहां से डिक्लेयर होगा। एंड ड्यूज आर पेएबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर। एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल। तो जो ड्यूज भी देना है वो माइनर के प्रॉपर्टी से देना है, ठीक है। तो माइनर का पर्सनल लायबिलिटी तो है ही नहीं। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, वो पर्सनल व्यक्ति जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो यहां पर माइनर का ऐसा इंसॉल्वेंसी का कोई सिचुएशन नहीं बनता है। पार्टनरशिप तो हम पढ़ ही चुके हैं कि बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप मिल जाता है, तो इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूं मैं। माइनर कैन बी अ एजेंट। अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट but he will not be liable to his principal for his acts। प्रिंसिपल एजेंट बना लो बट लाइबिलिटी नहीं दे सकते हो। अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। तो उनका पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है एजेंट के हिसाब से, क्योंकि एजेंट जो भी काम करता है बेसिकली लायबल होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो एजेंट ने कुछ कर भी दिया तो एजेंट का वैसे भी लायबिलिटी नहीं है, वो माइनर है तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी तो प्रिंसिपल का है। माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एन इन्फेंट is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents। तो कहीं कोई भी लाइबिलिटी माइनर पेरेंट पर नहीं डाल सकता है। अब ये एजेंसी वाला कुछ बात है, तो जैसे एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला बात है,
तो पेरेंट्स वुड बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स। तो वैसे माइनर भी अपने माता पिता को भी किसी भी चीज़ के लिए, इवन नेसेसरीज के लिए, कि नहीं नहीं मैं बच्चा हूँ, आपको ये खिलौना तो ला के देना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स। Joint contract by minor and adult. In such a case, the adult will be liable on the contract and not the minor. Minor और adult दोनों का सिग्नेचर है, तो माइनर का तो कोई लाइबिलिटी होना नहीं है, बट अडल्ट का लाइबिलिटी होगा। इन सैन दास वर्सेस रामचंद, वेयर देयर वॉज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर, वन ऑफ देम वॉज अ माइनर, it was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor। ठीक है जी, तो माइनर यहां पर भी बच गया। श्योरिटी फॉर अ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब कोई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन एन अडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर अ माइनर, देन ही द अडल्ट is liable to the third party, as there is a direct contract between the surety and the third party। भाई मैं माइनर का गारंटी ले रहा हूँ, तो जो गारंटी लेता है उसे श्योरिटी कहते हैं। तो श्योरिटी मैं ले रहा हूँ इसके लिए, तो भी ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर एज अ शेयर होल्डर, अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। इफ बाय मिस्टेक he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from the register. But a minor may, acting through his lawful guardian, become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him। तो कंपनी का शेयर होल्डर माइनर डायरेक्टली नहीं बन सकता है, मगर एक लॉफुल गार्जियन अगर उसका ट्रांसफर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, अ टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Thus, where a minor borrowed a horse for riding, only he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed to a friend. तो अगर किसी दोस्त को दे दे और उस दोस्त ने तोड़ा फोड़ी कर दिया, तो ये एक सिविल रॉन्ग है, राइट, और उसके लिए लायबिलिटी होगा। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो चलो, साउंड माइंड मतलब दिमाग एकदम दुरुस्त होना चाहिए। दिमागी हालत अगर सही नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो साउंड माइंड के बारे में पढ़ना है, पहले और कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है फ्री कंसेंट। तो आज का क्लास हम साउंड माइंड तक ही रखेंगे, फ्री कंसेंट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज शायद ये क्लास 1 घंटा से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट मतलब कॉन्ट्रैक्ट is capable of understanding it and forming a rational judgment as to the effect upon his interest। खुद का इंटरेस्ट आदमी अच्छे तरीके से समझता है। हर इंसान अपना नफ़ा नुकसान बहुत अच्छे से समझता है, मगर वही इंसान अपना नुकसान और नफ़ा नहीं समझ सकता है जब उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ऐसा कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है कि वो रैशनल जजमेंट, एक रैशनल जजमेंट का मतलब है जो भी इंसान जिसका दिमागी हालत एकदम दुरुस्त हो, तो कम से कम
एक बच्चा भी, अगर आप उसे टॉफ़ी दे दो और बोलो कि बेटा टॉफ़ी दे दो, तो बच्चा भी बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा अंकल, ये मेरा है, मैं नहीं देता। तो हर बच्चा भी अपना नफ़ा नुकसान समझता है, दिमाग इतना दुरुस्त होता है इंसान का। बट कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वैसा सिचुएशन पे अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो गलत है, तो अनसाउंड माइंड हो गया वो। अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ, अच्छा गलत पढ़ दिया मैंने, अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड है, जब उसका दिमागी हालत ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब उल्टा है कि जनरली तो ये साउंड माइंड में रहते हैं, बट कभी कभी ये इनका दिमागी हालत ठीक नहीं होता है, तो जिस समय इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही एग्जाम्पल है एक पागल खाने में, जो कभी कभी उसका दिमाग ठीक होता है, तो जिस समय उसका दिमाग ठीक होता है ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट। और एक अच्छा भला इंसान जो बीमार है, बहुत ज़बरदस्त बीमार है, या वो एकदम पिया हुआ है, दारू के नशे में है, और वो समझ नहीं सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कि वो रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन पे उसे अपना इंटरेस्ट, अच्छा भला बुरा कुछ नहीं पता है, तो ऐसा सिचुएशन वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब तक वो ऐसे सिचुएशन पे है, या जब तक शराब का नशा है, तो उस समय तक उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करेगा, और वो कर भी लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने पहले ही पढ़ा था कि 1 2 3 4 कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी में 3 पॉइंट आया था कि भाई एक तो मेजर हो, दिमागी हालत हो, माइंड का हालत, और ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम एनी लॉ। तो यहाँ पर माइंड का हालत ठीक नहीं है, तो ये 1 फेल हो जाता है, तो फेल होते के साथ वॉइड हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। सो फ्रेंड, आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है? एंजॉय करिए, लॉ को पढ़िए, रिवीजन करिए, एलएमएस पर ध्यान दीजिए, एलएमएस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, एलएमएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो इंस्टीट्यूट के मैट पे जो क्वेश्चंस है उसको भी हमने एलएमएस में डाल दिया है। इसमें क्या होगा, आप जब करोगे, टेस्ट लोगे, तो आपका इंस्टेंट स्कोर जनरेट होगा, हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे ने टेस्ट लिया, उनका क्या स्कोर जनरेट हो रहा है। हालांकि ये एमसीक्यू पैटर्न पे डाला हुआ है, एग्जामिनेशन पे आपको लिखना है, क्योंकि सीए फाउंडेशन हो गया है मेरे दोस्त। हम पूरा तैयारी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के इसीलिए करा रहे हैं, जिससे आप देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, तो लिखने का भी आपको लैंग्वेज में हेल्प ज़रूर मिलेगा। इंस्टीट्यूट का बुक है, इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज लिखोगे। मेरा पर्सनल कोई लैंग्वेज मैं बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, सीए इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज से बेहतर लैंग्वेज इंडिया में कोई भी फैकल्टी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चन सेट होते हैं, इसी लैंग्वेज के आधार पे रिविजनरी टेस्ट पेपर्स आते हैं, इसी लैंग्वेज के आधार पे जो पेपर्स चेक करते हैं उन्हें भी यही लैंग्वेज मिलता है। अगर आप मेरे दोस्त यही लैंग्वेज को समझोगे और यही लैंग्वेज को लिखोगे, तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको बेहतर नंबर मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गए। तो स्लो एंड स्टडी हम लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं, चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, बट ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आपको याद करवाने के लिए भाई पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है उसको पिक्चर फॉर्म में एकदम अच्छे से समझाएंगे आपको, कि आपके दिमाग में वो छप जाए हमेशा के लिए। तो लॉ इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद बहुत क्वेश्चन आंसर्स दिमाग में करते रहता हूँ आपको पढ़ाने से पहले, और मज़ा तब आएगा जब आपके सवाल मुझ तक पहुँचे। आप भी कुछ भी आपके जो भी मन में आए सवाल करिए, जितना हो सकता है मैं आपको जवाब दूंगा, जितना क्या मैं 100% जवाब दूंगा। हो सकता है टाइम थोड़ा सा डिले हो जाए, 48 आवर्स मैक्सिमम मैं मांगता हूं। आप अपना वॉइस में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेजिए, क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचेंगे, मैं आपको जवाब देकर बहुत खुश
महसूस करूँगा। सो प्लीज़ ये कम्युनिकेशन बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स। अरे सर, रिस्पेक्ट एल्डर्स तो सुना था, रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स। यस माय फ्रेंड, दोस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं है। सो दोस्त आपको हमेशा खुश रखेंगे, दोस्त को कभी नाराज मत करो। सो जस्ट एंजॉय योर फ्रेंडशिप, एंजॉय लाइफ, एंड बी कूल, एंड डोंट बी अ फूल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।